हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जेईई मेन 2026 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो अगर आप 2026 में जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके एक एक सवाल का हम जवाब देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में अभी इस टाइम पर चल रहा होगा, भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा? क्योंकि बच्चे इसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं और थोड़ा माइंडसेट बना करके रखते हैं। ऐसा होता है कि पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अगर 2 से 3 महीने का टाइम बच रहा है लास्ट टाइम, तो इन 2 से 3 महीने में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और इसके बाद बच्चे थोड़ा अच्छे तरीके से फोकस कर पाते हैं। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग से ही फोकस रखिए, क्योंकि जेईई मेन के एग्जामिनेशन में कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया है और अगर स्टार्टिंग से आप फोकस में रखेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे, तो लास्ट में आपको बर्डन फील नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से एकदम इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर ले जाएंगे। इसीलिए इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद में इसी के बाद जैसे जेईई मेन आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद जेईई एडवांस का एग्जाम होता है, आपको पता होगा, ठीक है। मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई एवं अन्य स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जेईई मेन का एग्जाम होता है। लेकिन वहीं अगर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो जेईई मेन क्वालिफाई करके एक और एग्जामिनेशन देना होता है, जिसे कहते हैं जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन। और जो भी बच्चे बीटेक करने का सोचते हैं, जेईई मेन देने का सोचते हैं, तो सबसे पहला टारगेट होता है, भैया मुझे आईआईटी में जाना है। और इसके लिए मैक्सिमम बच्चे आईआईटी को ही फोकस करते हैं, मतलब एडवांस को टारगेट करते हैं। हम ये भी बात करेंगे कि आखिर एडवांस में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चा आईआईटी में जा सकता है। सारी बातें, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, एक एक डाउट का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। उसके बाद में एग्जामिनेशन कब होगा, ये भी बात हम समझेंगे। कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलनी चाहिए। टोटल आपको पता है कि टोटल जेईई मेन का एग्जामिनेशन 300 मार्क्स का होता है, तो 300 में से मिनिमम कितने मार्क्स आप लेकर के आए, जिससे आपको एक बेटर से बेटर एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। और अगर आप जेईई मेन क्वालिफाई कर जाते हैं, तो एडवांस में अपीयर होते हैं, तो फिर एडवांस में कितने मार्क्स आपको टारगेट करके मिनिमम चलना चाहिए और कितने मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बच्चा जेईई मेन का एग्जाम दे सकता है। आपने एक चीज सुना होगा, 75% का क्राइटेरिया, कि जिनके 75% हैं वही बच्चा जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर हो सकता है। ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ होता है कि 75% से कम है तो हम जेईई मेन दे ही नहीं पाएंगे। गलत बात है, ठीक है। कैसे गलत है वो मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। और साथ ही टॉप 20 परसेंटाइल का भी एक आपने सुना होगा कि या तो आपके 75% हो या तो आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर हो, तभी आप जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, जो कि एकदम गलत बात है। जेईई मेन के एग्जाम में कोई भी बच्चा अपीयर हो सकता है। हाँ, ये क्राइटेरिया है, लेकिन किसके लिए है वो भी मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। टॉप 20 परसेंटाइल और 75% का भी क्राइटेरिया है। हर एक मुद्दे पर एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं, सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के आपके एग्जामिनेशन होने तक, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, एवं हर एक तरीके से मैं आपको सपोर्ट करता हूं। ये पूरा चैनल ही जेईई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। सो अगर आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाते हैं, तो जितने भी चीजें आने वाले टाइम में होगी, हर एक चीज का इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगा। जेईई मेन से जुड़ी हर एक चीज आपको यहां पे सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है। सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हालांकि जेईई मेन ही नहीं, जेईई मेन के साथ साथ में जेईई एडवांस के बारे में भी हम लोग आपको बहुत गहनता से बताते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके सारी बात करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे सारी बात करने से पहले मैं आप सभी का 1 से 2 मिनट लेना चाहूंगा, और इस 1 से 2 मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट बात आपके करियर को लेकर है। हम बात करेंगे अनुशासन बैच के बारे में। अनुशासन बैच किसी अदर ऑनलाइन कोर्सेज की तरह नहीं है, बल्कि यहां पे आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम मिलता है सभी जेईई और नीट वाले बच्चों के लिए। ये बैच इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, वो भी डायरेक्ट टीचर एंगेजमेंट के साथ में। यहाँ पे जो आप सभी का क्लासेस लिया जाता है, कोटा के टॉप फैकल्टी के द्वारा लिया जाता है। और सबसे खास बात, यहाँ पे जो प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलता है वो एआई बेस्ड मटेरियल मिलता है। और सबसे यूनिक पॉइंट, यहाँ पे कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम भी है। पढ़ाई करनी तो हर लोग चाहते हैं, लेकिन पहले क्या हो रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस में मॉनिटरिंग आपको नहीं मिलता था,
अटेंशन नहीं मिलता था टीचर्स का, लेकिन इस बैच में आपको कोटा के क्लास की जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि टीचर से आप 1 to 1 इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्लासेस के टाइम पे आपका कैमरा ऑन होगा और आप टीचर से बात भी कर पाएंगे, उनसे अपने डाउट्स को पूछ भी पाएंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ होमवर्क मिलेगा ही नहीं, बल्कि अनुशासन बैच में आपके सामने से होमवर्क चेक भी किया जाएगा। यहाँ पे डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, वो भी कोटा के टॉप फैकल्टी के द्वारा। और जहां बात इंटरेक्शन की आती है तो ऑब्वियस ही बात आप समझ जाओ कि एक बैच में ज्यादा बच्चे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे बैच का लिमिटेड साइज जो होगा वो 120 स्टूडेंट का होगा। एक बैच में 120 स्टूडेंट्स ही पढ़ पाएंगे। डेली डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, रेगुलर टेस्ट प्लस डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, और यहाँ पे रोज की मेहनत का आपको परिणाम भी मिलेगा अगर आप डेली क्लासेस को अटेंड करेंगे, होमवर्क टाइम पे करके आएंगे और रेगुलर आप टेस्ट देंगे, तो आप डेली के 70 से 100 रुपये अर्न भी कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा ऑफर यह है कि आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप 10th 12th में हैं और 10th या 12th में आपके 95% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको 65% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 90 से 94.5% का मार्क्स है तो 60% का मिल जाएगा। 85 से 89.9% मार्क्स तक है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 80% से 84.99% है तो 40% का मिल जाएगा। और 70 से 79.99% तक मार्क्स हैं तो 30% का स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। और अप टू 80% तक का स्कॉलरशिप आपको इसमें मिल रहा है। और अगर आप ड्रॉपर हो, आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया है, तो जेईई मेन के परसेंटाइल के बेस पे भी आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो चाहे आपको जेईई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, चाहे आप फ्रेशर हैं, 11th में है, 12th में है, किसी भी क्लास में है, हर बच्चा जाकर के बैच को ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। कोटा के टॉप फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी इंटरेक्शन के साथ में, जिससे कोटा जैसी कोचिंग की आपको फीलिंग आने वाली है। तो आप लोग को अगर अगले एग्जामिनेशन में फोड़ना है तो इस बैच को बिल्कुल भी मिस मत करिए। मोशन जो सिलेक्शन की मशीन है, यहां से कई सारे बच्चे हर साल टॉप करते हैं। अनुशासन बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, अभी जाकर के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलो अब वापस टॉपिक पे आते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब आते हैं, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर आपके एग्जामिनेशन कितने बार होते हैं एक साल में। देखो, एक साल में जेईई मेन का एग्जामिनेशन 2 बार होता है और एडवांस का एग्जामिनेशन 1 बार होता है, ठीक है। इसे आप मेन समझ लो और इसे आप एडवांस समझ लो। अब एडवांस मैंने आपको बताया कि एडवांस में वही बच्चा अपीयर हो सकता है जो जेईई मेन को क्वालिफाई करेगा। इसको क्वालिफाई करके पहला पड़ाव ये है, ये क्वालिफाई कर लेंगे, इसके लिए एक मिनिमम कट ऑफ जाता है और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। अगर आप उस निश्चित परसेंटाइल को क्रॉस कर जाएंगे तो आप एडवांस के लिए अपीयर हो जाएंगे। हर साल लगभग 14 से 15 लाख, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है 14 से 15 लाख बच्चे मेंस में अपीयर होते हैं। वहीं एडवांस के लिए निश्चित होता है लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे ही एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और 1,80,000 के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। जिसमें आईआईटी में सीट की बात करें तो 17,500 से लेकर के 18,000 के आसपास सीटें हैं। इस बार थोड़ी सी सीट इंक्रीज हुई है, इसलिए मानकर चला कि 18,000 से थोड़े बहुत ज्यादा सीट यहां पे आपको मिलता है आईआईटीज में। और ये जो 18,000 से प्लस सीटें हैं ये ऑल ब्रांचेस को मिला करके, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सीएससी या ईसीई वगैरह नहीं, बल्कि हर ब्रांचेस को मिलाकर के टोटल सीट आईआईटीज में 18,000 के पास है। जबकि एनआईटीज की बात करेंगे, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, टोटल ओवरऑल मिला ले तो टोटल सीट यहां पे 60,000 के आसपास होती है। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, उसके अलावा और भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे भी बच्चों का एडमिशन होता है। तो टोटल 14 से 15 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं। लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट में 60,000 के आसपास बच्चे जा पाते हैं और बाकी बचे हुए बच्चे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे। इस टाइप के कॉलेजेस में उनको लास्ट में एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो ये आपने एक माइंड मैप समझ लिया कि कैसे क्या कुछ होता है, कहां पे कितनी सीट होती है, कैसे मेंस होता है, एडवांस कैसे होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। देखो, मैंने बताया कि मेंस के एग्जाम 2 बार हर साल होता है। तो पहला एग्जामिनेशन आपका जनवरी में कंडक्ट होता है और दूसरा एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में कंडक्ट होता है। बच्चे का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसके कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, अगर जनवरी वाला में अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया तो सेकेंड में वो इंप्रूव कर सकता है। मतलब बच्चों के पास 2-2 मौका मिलता है कि भाई पहला में अच्छा नहीं हो पाया, दूसरा में ट्राई कर लो, और दोनों में से जिसमें अच्छा रैंक होगा, जिसमें अच्छा परसेंटाइल होगा, उसी के बेस पे आपको रैंक मिलता है। तो दोनों में से जो बेटर होगा, अगर पहला वाला बच्चा अच्छा कर लिया और सेकंड वाला अच्छा नहीं कर पाया तो पहले के बेस पे मिल जाएगा, और सेकंड वाला में अच्छा कर लिया, फर्स्ट वाला में अच्छा नहीं हो पाया तो सेकंड वाला के बेस पे मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर हमारा फर्स्ट में अच्छा गया, सेकंड में अच्छा नहीं गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकंड वाला के बेस पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, इन दोनों में से जिसमें बेटर रहा, जो एग्जामिनेशन आपका अच्छा गया, उसके बेस पे आपको रैंक मिलेगा और उसी के बेस पे आपको एडमिशन भी मिलता है। तो आपने समझ लिया
जनवरी और अप्रैल। अब सबसे बड़ा डाउट कि क्या दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म एक ही बार फिल होता है या अलग अलग फिल होता है? तो मैं आपको बताऊं, दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग भी कभी कभी आता है, कभी कभी एक ही साथ में दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन आपको दे दिया जाता है कि बच्चे एक साथ दोनों का भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ अप्रैल देना है उनके लिए अलग से भी जारी किया जाता है। पिछले बार क्या हुआ था, 2025 की बात करें तो 2025 में पहले आपके जनवरी का ही फॉर्म आया था, जनवरी वाला फिल कर लिए, फिर अप्रैल वाला बाद में आया था। तो जनवरी का एप्लीकेशन फॉर्म लगभग जनवरी वाला अटेम्प्ट का जो पहला अटेम्प्ट है उसके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के मिड तक जारी कर दिया जाता है। ठीक है, 15 नवंबर के आसपास, 20 नवंबर के आसपास आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो जाता है और उसके बाद में लगभग 2 महीने का टाइम मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का और उसमें करेक्शन करने का। और जनवरी अटेम्प्ट वाला एग्जामिनेशन कब होता है? जनवरी के लास्ट वीक में। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिड नवंबर तक आ जाएगा। 2 महीने तक का आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए और करेक्शन करने के लिए और सीटी एडमिशन एडमिट कार्ड वगैरह में टाइम लगता है। उसके बाद में लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते हैं और ये लगभग मानकर चलिए कि 20 जनवरी के आसपास में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। कभी कभी 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी 22 जनवरी से। तो मानकर चलो कि 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और ये फरवरी के फर्स्ट वीक तक चलता है। लगभग 5 से 6 दिन में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, जिसमें सीबीटी मोड से एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। तो एक ही दिन हर बच्चों का पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में 15 से 16 लाख बच्चे एग्जामिनेशन या 14 से 15 लाख मिनिमम तो बैठते ही बैठते हैं। हालांकि इस बार 2026 में लगभग आप 15 लाख मानकर चलिएगा, तो इतने कंप्यूटर का अरेंजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होता है कि भाई एक दिन में 2 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे का एग्जाम होता है और इस तरीके से 5 दिन तक एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट होते हैं, 5 से 6 दिन, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट कितने हैं। वहीं अप्रैल वाला अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फरवरी के मिड तक जारी कर दिया जाता है। ठीक है, फरवरी के बाद अप्रैल वाला एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में उसी तरीके से प्रोसेस, पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, फिर करेक्शन होगा और उसके बाद आपकी सीटी इंटीमेशन जारी किया जाएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये बातें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, कितने अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होता है, कैसे क्या कुछ चीजें होती है, सारी बातें आपने समझ लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डाउट होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है वीडियो को बैक करके देखिएगा। ठीक है, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको एकदम सिंपल भाषा में हर एक चीज आपको समझाने का प्रयास करता है। और ये चैनल V2 एकेडमी मतलब आपका मनीष भैया, मनीष सर, जो भी आप कहना चाहो, ये आपके अंत तक साथ रहेगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, इवन काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, हर जगह पे हम लोग साथ रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ लिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया इस एग्जामिनेशन में अपीयर कौन हो सकता है, उसके बाद में हम टारगेट मार्क्स के बारे में बात करेंगे, कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए, एग्जाम कब होगा मैंने आपको बता ही दिया है, सब कुछ बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, माना जाता है कि बच्चों के 12th में 70% का मार्क्स होना चाहिए या फिर बच्चा 12th में टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीएसई में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेरिजन टू स्टेट बोर्ड वाले बच्चे। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाला बच्चा है और 75% लाने के लिए उनको काफी ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है और कभी कभी पेपर बहुत हार्ड आ गया तो ऐसा होता है कि भाई 80% ला करके बच्चा टॉप कर जाता है। तो ऐसे में टॉप 20 परसेंटाइल देखा जाता है और टॉप 20 परसेंटाइल 64%, 65% तक जाता है, क्योंकि टॉप के 20% बच्चा में आप होंगे तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि एग्जामिनेशन के लिए नहीं, मैं आपको पहले ही बताया था, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जामिनेशन कोई भी दे सकता है। जैसे आप जेईई मेन का एग्जाम देते हैं, मैंने क्या बताया कि जेईई मेन के थ्रू एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई एवं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिलता है। तो अगर आपका 70% से कम है तो आप जोसा और सीसैप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जिसके थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। लेकिन आप स्टेट वाले के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, वहां पे 60% का रिक्वायरमेंट होता है, 55% का रिक्वायरमेंट होता है, 65% का रिक्वायरमेंट होता है। जबकि अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में जाना है तो 75% आपको मिनिमम चाहिए होता है और ये काउंसलिंग के लिए 75% का क्राइटेरिया होता है। इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मिनिमम 65% का क्राइटेरिया होता है, 75% का यहां पे नहीं होता है। ठीक है, 75% का किन के लिए होता है? जनरल कैटेगरी के लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पे होता है 75% का क्राइटेरिया या फिर टॉप 20 परसेंटाइल। जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 65% का होता है। अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको हर एक टाइम पे आपको अपडेट करूंगा, बहुत सारी चीजें बात करेंगे, बहुत सारी जेईई मेन में चीजें समझने वाली होती है और मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो कुछ नहीं करना, अभी बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, आंख बंद करके अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। जब आपका एग्जामिनेशन नजदीक होगा, जब सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक एक चीज को बहुत खोल खोल के बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे क्या कुछ चीजें होती है। ठीक है, सो अभी सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा।
तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जेईई मेन का एग्जामिनेशन तो हर बच्चा दे सकता है, जिसके 55% है वो भी दे सकता है, जिसके 45% 12th में वो भी दे सकता है, हर बच्चा दे सकता है। लेकिन एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होता है कि कई सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि मेरे पास जो बच्चा आएगा 55% मिनिमम होना चाहिए, 65% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। उसी तरीके से आईआईटी बोलता है कि मेरे पास जो बच्चा आए वो 75% मिनिमम हो या फिर टॉप 20 परसेंटाइल हो। एनआईटी भी सेम वही बात बोलता है। तो जोसा और सीसैब के थ्रू आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल जीएफटीआई मिलता है और जोसा और सीसैब के काउंसलिंग के लिए 75% या फिर टॉप 20 परसेंटाइल का क्राइटेरिया जो होता है वो मान्य होता है। तो आपने ये बातें समझ लिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया कितना मार्क्स कम से कम टारगेट करके हमें चलना चाहिए। देखो, मेंस का एग्जामिनेशन आपका 300 नंबर का होता है, ठीक है, इस बात को समझना। और एडवांस का एग्जामिनेशन आपका 360 नंबर का होता है, लगभग मानकर चलो। हालांकि एडवांस के एग्जामिनेशन कई बार ऐसा होता है कि 420 का हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि चेंज होते रहता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस ईयर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो और उस ईयर कौन सा आईआईटी आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। एडवांस के एग्जामिनेशन किसी ना किसी एक आईआईटी को दिया जाता है, कमान किसी एक आईआईटी के हाथ में होता है। जैसे 2025 का एग्जामिनेशन आईआईटी कानपुर के द्वारा कंडक्ट किया गया, उसी तरीके से हर साल अलग अलग आईआईटी के द्वारा एडवांस के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जिम्मा दिया जाता है, जबकि मेंस का एग्जामिनेशन हर साल एनटीए कंडक्ट करती है, ठीक है। पहले इस एग्जामिनेशन को सीबीएसई कंडक्ट करती थी, लेकिन बाद में एनटीए के हाथ में सौंप दिया गया और अब इस एग्जामिनेशन को एनटीए कंडक्ट करती है हर साल के एग्जामिनेशन। और यहाँ पे पेपर का पैटर्न कैसा होता है, 3 सेक्शन में आपके पेपर होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, और तीनों के 2-2 सेक्शन होता है, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन। उसी तरीके से 25 इसमें हो गया, सेक्शन ए में 20 और सेक्शन बी में 5 और 25 इसमें। टोटल 75 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल आप जोड़ लो कितना हो गया, 300 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होते हैं। तो 4 नंबर प्लस पॉजिटिव, अगर आप कोई सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका निगेटिव भी कटता है। तो ये रहा आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न। वहीं कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से है और 200 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। पेपर अगर ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो 180 नंबर, 190 नंबर के आसपास ही आपके 99 परसेंटाइल बन जाता है, और यहां पर आपको अच्छे एनआईटीज के अंदर अच्छे ब्रांच मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। टियर 1 एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच आपको 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों को मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब भी आपको अच्छे ब्रांच अच्छे एनआईटीज के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो उस कंडीशन में तो आपको 110% मैं लिख के कहता हूं कि आपको कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिल जाएगा, अगर आपके 99 प्लस परसेंटाइल आ जाते हैं और आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं। तो मिनिमम जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को टारगेट करके चलना चाहिए 180 नंबर, ठीक है। एससी, एसटी वाले बच्चे कम से कम 160 प्लस लेकर के आइए, मिनिमम कम से कम इतना टारगेट करिए ताकि आपका इज्जत बच जाए। इससे जितना अच्छा लेकर के आएंगे 300 मार्क्स में से आपका उतना बेहतरीन रहेगा। इज्जत बच जाए इन द सेंस कि मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों का मिनिमम 120, 110 तक आराम से एडमिशन मिल जाता है अच्छे एनआईटीज के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी लगभग 180 नंबर टारगेट मिनिमम करके चलना। अब टारगेट अगर 180 में बोल रहा हूं तो 200 टारगेट करके चलना, ठीक है, कि 300 में से कम 200 नंबर आप लेकर के आओ। एससी, एसटी वाले बच्चे मिनिमम ये टारगेट करके चल सकते हैं और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे ये वाला टारगेट करके चल सकते हैं 120 नंबर मिनिमम, ठीक है। लेकिन अगर आप 200 प्लस टारगेट करके चले तो और अच्छी बात है कि 300 में से 200 नंबर लेकर के आए। तो अगर आप एससी, एसटी से होंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि भाई सारा खेल रिजर्वेशन का। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को अगर 1 लाख रैंक के आसपास और एससी, एसटी वाले बच्चों के लिए 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक है, तब उनको समान कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये रिजर्वेशन का फायदा है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, क्या कुछ चीजें कब कहां पे आपको क्या करना है, कितने मार्क टारगेट करके चलना है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, हर एक बातें मैंने आपको शेयर किया है। और साथ ही मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बैच के बारे में भी आपको बताया है। कौन सा बैच? अनुशासन बैच, जो मोशन कोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और वो भी एकदम टीचर से इंटरेक्शन के साथ में आप लोग पढ़ पाएंगे। तो जितने भी लोग उस बैच में जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, जाकर के जुड़ जाइएगा। और साथ ही जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के पूरे काउंसलिंग की इस पूरी प्रोसेस में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। सो सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।